नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई पाठ 9 जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं भाग 1 से शुरुआत करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, जिनका जन्म हुआ है 20 जून 1940 देवरिया उत्तर प्रदेश में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग, संवेदनशील रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं फिर भी कुछ रह जाएगा, अज्ञेय, पत्रावली, अंतहीन आकाश, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन, यात्रा संस्मरण, अस्थि और भवती, आत्मकथा, बातचीत, साक्षात्कार संग्रह इत्यादि। इनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी है और इन्होंने 2013 से 2017 की अवधि में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में ये वहां पर थे। ये गोरखपुर से जो प्रकाशित दस्तावेज नामक साहित्यिक पत्रिका थी, उसके ये संस्थापक संपादक भी थे। बच्चों, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी देश विदेश कई यात्राएं कर चुके हैं। उन्होंने गांव की धूल भरी पगडंडी से लेकर विदेश जैसे इंग्लैंड, मॉरिशस, रूस, नेपाल, अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देश विदेश की यात्राओं करके इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा है। इस कार्य के लिए इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें साहित्य भूषण सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा महापंडित सांकृत्यायन सम्मान, महादेवी वर्मा गोइंका सम्मान, भारतीय भाषा परिषद का कृति सम्मान गद्य संबंधी है। इस पाठ में साक्षात्कार के माध्यम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है, उनका साक्षात्कार किया था और उनसे कई प्रश्न पूछे थे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां और लेखकों आदि के बारे में उन्होंने जानकारी ली थी उनसे। इन सभी का जीवन और लेखन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है और साथ में हमें यह भी बताया है कि साक्षात्कार का क्या महत्व है। तो आइए हम जानते हैं नागर जी के बारे में। इनका पूरा नाम है अमृतलाल नागर। इनका जन्म हुआ है 17 अगस्त 1916 गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में। ये एक मध्यम वर्ग के सम्मानित गुजराती ब्राह्मण परिवार से थे। सन 1895 में लखनऊ में इनके पितामह शिवराम नागर जी आकर बस गए थे। उसके बाद ये वहीं पर रह गए। भारत सरकार ने नागर जी को आकाशवाणी दिल्ली में नाटक विभाग में प्रोड्यूसर के पद पर 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया था। सन 1953 से सन 1955 तक ये 2 वर्ष तक प्रोड्यूसर के पद पर नियुक्त थे। इनकी साहित्य साधना की शुरुआत हुई सन 1928 में, जब साइमन कमीशन का बहिष्कार पूरे भारत में हो रहा था। उस स्वतंत्रता आंदोलन की ऐसी छवि इन पर पड़ी, जिसकी वजह से लगभग 13 वर्ष की आयु में उस घटना से प्रभावित होकर के इनकी लेखनी शुरू हो गई। कब लौ कहाँ लाठी खाया करे, कब लौ कहाँ जेल भरा करिए, इन पंक्तियों की शुरुआत साइमन कमीशन के बाद से शुरू हो गई। बस इसी राष्ट्रीय भावना एवं विद्रोही स्वर की नींव से इनकी साहित्य सर्जना का भवन निर्मित होने लगा। उसके बाद इन्होंने कई सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के उपन्यास लिखे। बच्चों, दीर्घकालीन हिंदी सेवा के उपलक्ष्य में नागर जी को अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1947 में अमृत और विष उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1970 में इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया और सन 1921 में भारत सरकार ने नागर जी को पद्म भूषण द्वारा अलंकृत किया। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। मानस का हंस, बूंद और समुद्र, अमृत और विष,
एक नैमिषारण्य पीढ़िया, खंजन नयन, चैतन्य महाप्रभु। विषय, इन्होंने अनेक विषयों पर जो चीजें लिखी है, नाटक, रेडियो नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य, उपन्यास। कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी। और यहाँ पे पुरस्कार और उपाधि जो इन्होंने, बटुक प्रसाद पुरस्कार, सुधाकर रचित पदक, प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और इन्हें पद्म भूषण से भी भारत सरकार ने यानी भेंट वार्ता। यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति से मिलकर उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर लेकर के उन्हें समाचार पत्रों में, रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाया जाता है, जिससे पाठकों की, देखने या सुनने वालों की, श्रोताओं की या फिर जो दर्शक होते हैं उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। यह समाचार की एक विशेष प्रणाली है। समाचार संकलन में इसका एक विशेष महत्व होता है। इसे इंग्लिश में इंटरव्यू भी कहा जाता है और यह काम ज्यादातर रिपोर्टर्स करते हैं। बच्चों, यहाँ पे साक्षात्कार में तिवारी जी ने नागर जी से जो प्रश्न पूछे थे उसके बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं तिवारी जी का पहला प्रश्न नागर जी से क्या है। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने कहा कि नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी ने उत्तर दिया, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी। आपके सामने स्नेह जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनका चित्र दिया गया है। वे कहते हैं कि स्नेह जी अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं उन्होंने ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। पितामह का अर्थ है दादाजी। एक स्वरसती और दूसरी गृह लक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था और कौशिक का था। प्रेमचंद जो हिंदी के महान साहित्यकार हैं और विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, इन दोनों के चित्र आपके सामने हैं। ये दोनों हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आगे वो कहते हैं, आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। बंकिम जी का पूरा नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र को बाद में, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को उन्होंने बाद में पढ़ा, उनके उपन्यासों को। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देसी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और बंगाली भाषा के मशहूर लेखक उपन्यासकार प्रभात कुमार मुखोपाध्याय के चित्र। तो आइए हम जानते हैं संक्षिप्त रूप में जिन लेखकों, कवियों और उपन्यासकारों की चर्चा नागर जी ने तिवारी जी से की थी। सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो बंगाल के प्रमुख उपन्यासकार हैं, ये कवि भी है और पत्रकार भी रह चुके थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना इन्होंने की है। अगला चित्र आपके सामने है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। बच्चों, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ये भी बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है और लघु कथाकार है। इन्होंने बांग्ला में सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार लिखे हैं। इनकी अधिकांश कृतियां गांव और उनकी जीवन शैली से जुड़ी रहती है। अगला चित्र आपके सामने है बंगाल के मशहूर लेखक उपन्यासकार प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। बच्चों, इनकी रोमा सुंदरी और रत्नदीप जैसे मशहूर उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। इनके साहित्यिक कार्यों को बांग्लादेश में स्कूल स्तर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इन पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। बांग्ला साहित्यकारों के बाद अब आते हैं हिंदी साहित्यकारों के बारे में। सबसे पहला नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का।
बच्चों, इनके बारे में आपको मैं कहना चाहती हूँ कि ये उपन्यासकार, लेखक और कवि रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने कहानियाँ लिखी है और इन्हें हिंदी साहित्य का उपन्यासकार सम्राट भी कहा जाता है। अगला चित्र है आपके सामने कौशिक जी का। अगर मुंशी प्रेमचंद्र जी के बाद जो प्रसिद्ध थे कहानियाँ लिखने के लिए, उनका नाम है कौशिक जी। इनकी कहानियाँ बहुत ही लोकप्रिय होती थी, लोगों को बहुत पसंद आती थी। अगला चित्र है आपके सामने गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये एक तरह से अध्यापक, संपादक और कवि रह चुके थे। आज वर्तमान समय में बहुत सारे लोग इन्हें अपना गुरु मानते हैं। ये बहुत सारे कवि सम्मेलनों के सभापति भी रह चुके थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारी कहानियां लिखी है। बच्चों, इन्होंने संस्कृत, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में समान अधिकार प्राप्त किया था। प्रिय प्रवास इनकी महाकाव्य रचना है। तो यहाँ पर इनके माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि नागर जी इन सभी लेखकों की रचनाओं को पढ़ते थे। कहानियाँ, नाटक और पत्रिकाओं में जो प्रकाशित होता था इनकी कहानियाँ, इसे वो बहुत आनंद से पढ़ते थे। आगे देखते हैं कि तिवारी जी ने उनसे क्या प्रश्न किया। तिवारी जी ने उनसे पूछा, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लोग कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1928 में उनकी आयु थी लगभग 13 वर्ष की और साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया जा रहा था और यह आंदोलन की वजह से, यह आंदोलन इनके पर इतना प्रभावित किया कि इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जो इनकी पहली कविता के स्वर फूटे, कब लोग कहो लाठी खाए, इसे इन्होंने लिखना शुरुआत कर दी थी और यहाँ से इनके साहित्य में पहला कदम इनका पड़ चुका था। अगला प्रश्न तिवारी जी पूछते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी ने उत्तर दिया, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में और सामाजिक कार्यों में भी। वो राजनीति से नहीं जुड़ना चाहते थे, वो किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, या फिर वो नेहरू जी और गांधी जी के संपर्क में रहने के बाद भी वो किसी तरह के नेता नहीं बनना चाहते थे। उनका रुचि उनका बढ़ने लगा सामाजिक कार्यों की तरफ। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन, और वो कहते हैं कि उनकी पहली कहानी 1933 में छपी जिसका नाम था अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदय थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वे कहते हैं कि उस समय मन्नन द्विवेदी जी जो लेखक थे और चंडी प्रसाद हृदय जी, इनकी लेखन शैली का इनके पर बहुत बड़ा असर पड़ा। आगे तिवारी जी इनसे पूछते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ा? नागर जी ने उत्तर दिया, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका था। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। वो कहते हैं कि गांधी जी का उनके पर प्रभाव पड़ा क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे और इस वजह से वो अपने तरीके से जो कार्य करते थे उस चीज़ का प्रभाव उन पर पड़ा। वो लिख करके लोगों तक अपने आवाज़ को पहुंचाना चाहते थे। अगला प्रश्न तिवारी जी पूछते हैं, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? मतलब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि जब आप कोई कहानी लिखते हैं या कोई लेखन कार्य करते हैं तो उसमें आपने जो गरीबों के प्रति जो करुणा भाव दिखाई है वह आप किससे प्रभावित हुए? यहाँ पर नागर जी उत्तर देते हैं, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वे कहते हैं कि ये गुण मुझे अपने पिताजी से मिला है और वो दूसरों के ऊपर बहुत दया करते थे और दूसरों के दुख दर्द को तुरंत समझ जाते थे, इसलिए यह चीज़ मेरे अंदर आई
और मैंने उसे अपनी कहानी में लिखना शुरू कर दिया। हरी जी द्वारा पूछा गया अगला प्रश्न, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने उत्तर दिया, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। वो कहते हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें सामाजिक आंदोलन से जुड़ने के लिए कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनसे उनकी भेंट हुई 1933 में। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उस समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वहीं भेंट हुई, जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन से, जैसे आर्य समाज या अन्य सामाजिक आंदोलन का प्रभाव उन पर किस प्रकार पड़ा। बच्चों, आगे तिवारी जी उनसे पूछते हैं, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी ने उत्तर दिया, पहला उपन्यास उन्होंने लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी फिर पूछते हैं, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी कहते हैं, हाँ। बच्चों, इस दौर में 1943 में बंगाल में जो भीषण अकाल आया था, इसके बारे में नागर जी ने इस कहानी में हमारे सामने वो चित्रण प्रस्तुत किया है कि द्वितीय महायुद्ध जिस वक्त हो रहा था, उस वक्त तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और उस वक्त जो अफसर और व्यापारी थे बंगाल में, उन्होंने किस तरह के षड्यंत्र रचे थे, जिसकी वजह से हजारों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। कितनी सारी औरतें वेश्याएं बन गई थी और कितने सारे बच्चे 2 मुट्ठी चावल के लिए मोल बिक जा रहे थे। तो यहाँ पर जो भूख उपन्यास है, उसमें बंगाल के जो अकाल का समय था उस वक्त 1943 में, उसके बारे में हमारे सामने चित्रण प्रस्तुत किया है बहुत ही बारीकी से। तो यहाँ पर नागर जी का जो उपन्यास भूख के बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे भाग 1 की समाप्ति होती है। अगला भाग हम भाग 2 में इसके आगे के प्रश्न और उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार से नागर जी ने आगे के उत्तर दिए। धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। भाग 1 से जुड़ा हुआ स्वाध्याय और आकलन कृति के प्रश्न। अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक लेखक और पत्रिकाएं। तो इनके साहित्य और सृजन में सहायक लेखक कौन से थे और पत्रिकाएं यहाँ पर नाम दिया गया है। लेखक प्रेमचंद और कौशिक, और पत्रिकाएं इनके घर में आती थी सरस्वती और गृहलक्ष्मी। आकलन कृति का अगला प्रश्न, परिच्छेद में इन लेखकों की चर्चा की गई है। तो आपके सामने परिच्छेद में किन लेखकों की चर्चा की गई, उसके नाम है स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रेमचंद, कौशिक, बंकिम, शरदचंद। अगला आकृति का प्रश्न है, नागर जी का पहला उपन्यास, उसका नाम, बाद में उसका नाम बदला हुआ, क्या नाम था, किस वर्ष में लिखा गया और किस वर्ष में छपा। उत्तर है, उसका नाम शुरुआत में था महाकाल, परिवर्तन करने के बाद भूख, 1944 में वो लिखा गया और 1946 में वह छपा, प्रकाशित हुआ। बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। तद्धित शब्दों के मूल शब्द लिखिए। तद्धित शब्दों के मूल शब्द यहाँ पर दिए गए। साहित्यिक, इसका मूल शब्द है साहित्य। विलायती, विलायत। सामाजिक, समाज। प्रभावी, प्रभाव। कृदंत शब्दों के मूल शब्द लिखिए। कृदंत का अर्थ है यहाँ पर प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द, प्रत्यय निकाल करके क्रिया शब्द अलग करना है। पढ़ाई में, पढ़ना। खिंचाव, खींचना। रंगाई, रंगना। लिखावट, लिखना। आगे प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखिए।
परिवार में प्रत्यय जुड़ेगा, पारिवारिक नया शब्द बन जाएगा, आरंभ आरंभिक, कश्मीर कश्मीरी, प्रकाश प्रकाशित। बच्चों यहाँ पे आपको व्याकरण का प्रश्न दिया गया है। अधोरेखित शब्दों के भेद लिखना है आपको, मतलब आपको बताना है जो अंडरलाइन वर्ड्स है, जो अधोरेखित शब्द है उसका भेद बताना है कि वो संज्ञा है कि सर्वनाम है, क्रिया है कि विशेषण। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, आपके लेखन में गरीबों के प्रति करुणा है। तो 3 शब्दों को यहाँ पर अधोरेखित किया गया है, आपके, गरीबों और करुणा। दूसरा वाक्य है, उन दिनों तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी रहे थे। इसमें अधोरेखित शब्द है उन, गोरखपुर और रहे। तो आपको बताना है कि ये जो अधोरेखित शब्द है ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में से कौन से भेद है। यहाँ पर उत्तर दिया है मैंने, आपके सर्वनाम, गरीबों विशेषण, करुणा संज्ञा, उन सर्वनाम, गोरखपुर संज्ञा, रहे क्रिया। आगे आपके सामने उपयोजित लेखन का प्रश्न है। आपके सामने एक परिच्छेद दिया गया है जिसे पढ़कर आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। आपको प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पर परिच्छेद आप ध्यान से पढ़िए। विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने छात्रावस्था में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में नहीं विदेशों में भी जमा लिया था। रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसे कुछ कठिनाइयां प्रतीत हुई, संदेह हुए। वह अपने अध्यापक जोन साहब के पास गया, परंतु वह भी उसका संदेह निवारण न कर सके। रमन को पता चला तो उन्होंने उस समय का अध्ययन मनन किया और इस संबंध में उस समय के प्रसिद्ध लॉर्ड रेले के निबंध पढ़े और उस समय का एक नया ही हल खोज निकाला। यह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रेले की इस बात को पता चला तो उन्होंने रमन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यापक जोन्स भी प्रसन्न हुए। उन्होंने रमन से इस प्रयोग के संबंध में लेख लिखने को कहा। रमन ने लेख लिखकर श्री जोन्स को दे दिया। जोन्स उसे जल्दी लौटा ना सके, कारण संभवतः यह था कि वह उसे पूरी तरह आत्मसात न कर सके। तो बच्चों आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एक वाक्य के प्रश्न बनाने हैं और दूसरी आपको जो भी प्रश्न बनाने हैं उसे वापस से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाने हैं, जिसमें एक तरह से आप कह सकते हो कि पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न बताए हैं आपके सामने। आप अलग प्रकार से भी प्रश्न बना सकते हैं। किसने छात्रावस्था में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का जमा लिया? उत्तर है सीवी रमन। रमन का एक साथी किस संबंध में प्रयोग कर रहा था? इसका उत्तर है ध्वनि। अपने साथी की समस्या का हल निकालने के लिए रमन ने किसके निबंध पढ़े? प्रसिद्ध लेखक लॉर्ड रेले। किसने रमन को लेख लिखने के लिए कहा? प्रोफेसर जोन्स ने। रमन के लेख को अध्यापक जोन्स क्यों जल्दी नहीं लौटा सके? क्योंकि वो आत्मसात नहीं कर पा रहे थे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो 5 प्रश्न बनाओगे आप उसमें ये सारे प्रश्न अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। मतलब सारे प्रश्न रिपीट अलग अलग होने चाहिए, वापस से वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक ग्रे कार्ड दे रही हूँ। सम्मत अभिव्यक्ति का प्रश्न है, ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन पर अपने विचार लिखे। जिस प्रकार से नागर जी ने आनंद प्राप्ति के लिए वाचन करते थे, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, पत्रिकाएं पढ़ते थे और उन्हें आनंद मिलता था, तो आपको बताना है कि ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन है वाचन। इस पर आपको विचार व्यक्त करना है। यहाँ पर भाग 1 की समाप्ति होती है। धन्यवाद।